Hey dosto, I'm Kalpana Jain and I'm back with another topic relating to GST, that is ITC. So today we'll learn what is ITC and we'll solve the problems relating to ITC. So let's start. ITC is nothing but input tax credit, meaning at the time of paying tax on output, you can reduce the tax you have already paid on inputs. So, in this topic, you need to understand two concepts. One is ITC, another one is ELC, which are both interrelated. Now, ELC is nothing but electronic credit ledger. I'll tell you by the end of the video what is ELC. Now let's understand what is ITC with an example. Suppose you are a retailer, and if you are a retailer, you will obviously purchase some goods from the wholesaler, and if you are wholesaler, you will purchase it from manufacturer, and manufacturer purchases some raw materials to make it a finished goods. Now whatever may be the process, the same applies in almost all the cases. Now what happens if you are a retailer, you will purchase some of the goods from the wholesaler. While purchasing from the wholesaler charges 1000 rupees GST to you. Then you will pay 1000 rupees to the wholesaler as a GST. This is input tax. Now again this retailer will sell the goods to the customer. Now while selling this to the customer, again the retailer has to pay GST, that is 1300 rupees. You have to make a note here that in while purchasing the goods also you have to pay the tax, while selling the goods also you have to pay the tax, but while selling, that is while outward supply, you can deduct this 1000 rupees which you have already paid. So later on you will pay only 300 rupees as a tax. इस एग्जाम्पल में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आईटीसी का मतलब समझ में आ जाएगा. क्या कहते हैं, सपोज़ कि आप एक रिटेलर हैं. आप कोई रिटेलर भी हो सकते हैं, कोई होलसेलर भी हो सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं. अब पर प्रोसेस सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जस्ट इस एग्जांपल की तरह से ले तो आप सोच लीजिए कि आप एक रिटेलर है. अगर आप एक रिटेलर है तो आपने होलसेलर से पहले गुड्स या कुछ परचेज़ किया होगा. जब परचेज़ किया था तब आपको होलसेलर को 1000 रुपीज़ GST पे करना पड़ा. तो आपने उसको GST 1000 रुपीज़ पे कर दिया. तो इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स. और ये रिटेलर क्या करेगा, ये बेच देगा गुड्स किसी कस्टमर को. जब कस्टमर को बेचेगा तब भी रिटेलर को क्या पे करना पड़ेगा, GST पे करना ही पड़ेगा. आप अगर गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा GST इनपुट टैक्स, जो कि हो सकता है CGST, SGST या फिर IGST. जैसे कि अगर मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, अगर आपको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में कन्फ्यूजन है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए. इंट्रा स्टेट है तो आपको C और SGST पे करना पड़ेगा. इंटर स्टेट है तो आपको IGST पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे इंट्रा स्टेट है, वॉट एवर में भी हो सकता है. तो अगर आपने यहाँ पे 1300 रुपीज़ आपने गुड्स सेल करने वक्त आउटवर्ड सप्लाई करते वक्त भी 1300 रुपीज़ पे करना पड़ा, तो यहाँ पे रिटेलर को क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपीज़ उसने ऑलरेडी पे किया है, फिर 1300 तो बहुत ज़्यादा होता है. तो इसीलिए ये रूल्स लाया गया था ताकि अभी आप 1300 रुपीज़ जो आपको रिटेलर को पे करने हैं आउटवर्ड सप्लाई के टाइम, तो वो क्या करेगा, ये इसे हम कहते हैं आउटवर्ड सब टैक्स, आउटपुट टैक्स करके इसको बोलते हैं. तो ये क्या करेगा, 1000 रुपीज़ को यहाँ पे माइनस कर देगा जो कि उसने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट पे कर चुका है. तो बाकी के जो बचे 300 रुपये, ये क्या हो जाएगा, रिटेलर की नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी. सिंपल सी कहना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे
1,000 रुपये उधार में लिए हैं और आपको मुझे 1,300 रुपीज़ देने हैं, तो आप क्या करेंगे, मुझे सिर्फ 300 रुपये देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे पहले ही बहुत पहले 1,000 रुपये उधार लिए थे और आपको मुझे अभी 1,300 रुपीज़ देने हैं। तो आप क्या करेंगे, मुझे 300 रुपये दे देंगे, बाकी का बैलेंस क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो इसे कहते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर जो मैंने ये 1,000 रुपीज़ माइनस किए गए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इस अकाउंट जो कि है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर में रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस दिखाया जाता है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस दिखाया जाता है, वैसे ही इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर में दिखाया जाता है कि आपका इनपुट टैक्स का कितना बैलेंस अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो टैक्स पेयर का ऑलरेडी जो पैसा उन्होंने एज अ GST पे कर चुके, भर चुके, वो बैलेंस दिखाते हैं। ELC इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैव ऑलरेडी पेड एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट बैलेंस इज शोन इन दिस लेडजर, हेंस दिस लेडजर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर. Now we'll solve a problem. If you have not understood till now, you'll understand with this simple example. For example, now this is a problem. Mr. Ramesh of Mysore has supplied goods. यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दे दिया है 18%. हर कोई प्रोडक्ट का GST में 18% नहीं होता है. Few products in GST are 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. So this varies. I have just given an example of 18% of rupees 40,000 to Mr. Suresh of Mandya. Now you need to understand, Mr. Ramesh of Mysore has supplied goods to Mr. Suresh of Mandya. Now both Mysore and Mandya is a part of Karnataka. Hence it is in the same state. Same state means it is an intra-transaction. Intra-transaction means C and S GST is applicable. If for example, one was Mysore and one was Chennai, then this is interstate transaction. If it was interstate transaction, IGST would be applicable and not C and S GST. सो यहाँ पे क्या होता है कि मैसूर और मंड्या, जैसे कि पता है ये दोनों ही कर्नाटका में आते हैं, तो यहाँ पे C और S GST लिया है। पर अगर कोई मैसूर होता और कोई चेन्नई होता तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेट हो गए, तो यहाँ पे C और S GST नहीं आते और IGST आता। तो इन्होंने क्या किया है, मिस्टर रमेश, हम अभी मिस्टर रमेश की अकाउंट की तरफ से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर रमेश है जो है मैसूर में, उन्होंने गुड्स को बेचा है मिस्टर सुरेश को, वो भी कितने में, 40,000 रुपये के गुड्स को इन्होंने 18% GST के तौर पे बेचा है ना। और ये मिस्टर रमेश ने क्या किया है, इन्होंने भी परचेज किया हुआ था पहले गुड्स को 29,500, आई एम सॉरी ये नीचे आ गया है यहाँ पे, पर यहाँ पे 29,500 रुपीज़ में मिस्टर रमेश ने वही गुड्स पहले किसी और से खरीदे थे, मीन्स ही हैज़ परचेज, विच इज़ यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है इंक्लूसिव. This is very very important. This is inclusive of CGST 9% and SGST 9%. 99 means it is 18%. It is inclusive, मतलब ये 29,500 का जो बिल इन्होंने मिस्टर रमेश को मिला था जब उन्होंने परचेज किया था, तो उस 29,500 में गुड्स के पैसे और GST के पैसे दोनों मिले हुए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है इट इज़ इंक्लूसिव. इफ़ इट वाज एक्सक्लूसिव तब हम ये नहीं मिलाते. फ्रॉम मिस्टर चंदू ऑफ बेंगलुरु. सो यहाँ पर उन्होंने किसी चंदू नाम के इंसान से परचेज किया है. तो यहाँ पे सिंपल से हमें समझना है आउटपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स बहुत ही ईजी मैं समझाना चाहती हूँ. आउटपुट टैक्स मतलब जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं,
जब सेल करते हैं, व्हेन यू आर सेलिंग सम गुड्स और द गुड्स हैज़ बीन सोल्ड, एट द टाइम ऑफ दैट इफ यू पे सम टैक्स और इफ यू पे सम GST, दैट इज आउटपुट टैक्स. While purchasing, if you pay GST, that is input tax. Now first you have to always mention what is your output tax. Now output tax is on 40,000 18%. On 40,000 18% divided by 2. Why divided by 2 I have done? Because it is a intra-state transaction. Intra means C and SGST. If it is even 5%, then you will give 2.5% to CGST and 2.5% to SGST. मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि अगर GST 5 रुपये भी मिले हो, या फिर सोच लीजिए अगर GST 10 रुपये भी हुआ है, तो उसमें आधा CGST को जाएगा, आधा SGST को जाएगा, मतलब 5 होगा. अगर 1 रुपये होगा तो 0.5 पैसा CGST को जाएगा, 0.5 पैसा SGST को जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया है, इन्होंने 40,000 के गुड्स पे 18% टैक्स मैंने लिए हैं, डिवाइडेड बाई 2. मैंने डिवाइडेड बाई 2 इसलिए किया है क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है और हमें जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो 40,000 पे 18% टैक्स करेंगे हम और उसे डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो 3,600 सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और 3,600 स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा. तो ये हो गया आउटपुट टैक्स जो कि मिस्टर रमेश को पे करना है गवर्नमेंट को. पर ये इतने पैसे पे नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ITC पे कर चुके हैं और अब ये इन्होंने परचेस के टाइम पे क्या किया है, ऑलरेडी टैक्स पे किया है. तो ये अब क्या करेंगे, ITC का क्लेम लेंगे. और ITC का क्लेम कैसे लेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर में बैलेंस दिखाता है. ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली हो जाता है. इनफैक्ट अगर आप GST रिटर्न 2A में देखेंगे तो वो 2A परचेजिंग का रिटर्न होता है, वो ऑटो पॉपुलेट होता है. तो इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है सिस्टम में. तो ये क्या है, 29,500 पे इन्होंने गुड्स परचेज किए थे इंक्लूसिव. इंक्लूसिव मतलब 9 और 9 मैंने दोनों को ऐड कर दिया है क्योंकि ऑब्वियसली CGST और SGST इसमें भी आएंगे. और यहाँ पे मैंने वेरी इम्पॉर्टेंटली 118 लिया है. अभी आपको पूछना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पर तो ये 118 नहीं लिया, यहाँ पे क्यों लिया है. यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में कि वो इंक्लूसिव है. जब भी आप इंक्लूसिव देखेंगे तो मतलब यूजुअली इंक्लूसिव ही होता है. अगर आप कोई दुकान पे ख़रीदारी करने जाएंगे तो वो ना आप बिल पे और टोटल बिल पे लिख देंगे 29,000, तो उस 29,000 में GST भी ऐड होके है. अगर ऐसा नहीं है कि 29,000 उसके बाद 1,000 रुपीज़ GST, ऐसे नहीं लिखते. कुछ लोग ऐसे सेपरेटली लिखते हैं पर कभी कभी वो लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि 29,000. तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है. तो इसीलिए हमने 118 किया. 18 इसीलिए क्योंकि 18% टैक्स है. 100 प्लस टैक्स, 100 प्लस 5% हुआ तो 105 होगा. 100 प्लस 12% हुआ तो 112 होगा. 100 प्लस 18 है इसीलिए हमने लिखा है 118. तो यहाँ पे अगर इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 4,500 रुपीज़ मिलेगा. तो हम इसे डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, उसको है 2,500, 250. और एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आप अगर सेपरेटली करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 18% डायरेक्टली ले लिया, हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में 99% दिया है. तो अगर आप इसे 2 बार करना चाहेंगे, 9% करके एक बार लिखेंगे, फिर 9 डिवाइडेड बाई 109 SGST के लिए लिखेंगे, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं. वेरी सिंपल में तब आपको क्या लिखने पड़ेगा, 29,500 इंटू 9% डिवाइडेड बाई
109, एक बार CGST के लिए और दूसरी बार SGST के लिए, 2 बार करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा काम रिड्यूस करने के लिए मैंने ऐसे किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते, जो भी करें पर आंसर बिल्कुल आपको सेम ही आएगा। That means now Mr. Ramesh has to pay 3,600 to central government, 3,600 to the state government. Now he has also, while purchasing, paid the tax, that is 29,500, which includes the tax. 29,500 is not the tax amount, it is goods plus tax amount, goods plus GST है वो। 29,500 कोई टैक्स नहीं पे करेगा, वो गुड्स और टैक्स दोनों हैं। तो उस पर 29,500 पे जितना भी उसने टैक्स पे किया था वो है 2,250 और 2,250, which we will deduct after that. Net tax liability of Mr. Ramesh is 1,350. That means 3,600 minus 2,250, which is 1,350 to the central government, 1,350 to the state government, which Mr. Ramesh has a liability to be paid. That is nothing but the net tax payable by the Mr. Ramesh. तो Mr. Ramesh को अभी 1,350 रुपीज़ सेंट्रल और 1,350 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है, उसको रिटर्न फाइल करनी है और ये अमाउंट उसको पे करना है। अभी और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, यहाँ पर एक और एक प्रॉब्लम है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट आई just read out the problem for you. Example, here XYZ has sold a machinery subjected to CGST and SGST on supply of goods at 9% each. Each means CGST has 9%, SGST has 9%, means total 18%. Now they sold the goods of rupees 35,000. तो इन्होंने goods कितने सोल्ड किए हैं? 35,000. Sales means output tax. Purchase means input tax. Now they have purchased the inputs of 70,000 rupees. They have purchased how much? Of 70,000 rupees. So now for this 70,000 rupees also they might have paid C and SGST, that is 18%. Now here they have already mentioned all the inputs were used in manufacturing of final product, means all whatever the input it is, raw material, whatever it is, they have used all the inputs for the final product. Now calculate the net tax payable. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, परचेज कितना किया है? 70,000 का परचेज किया है। और एक और बात बता देती हूँ, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, in this question they have nowhere mentioned it is inclusive. Only in this question they have specifically mentioned inclusive, that's why I have written 118. Only when it is inclusive, please add 100 plus whatever the percentage of tax. But in this question they have not mentioned, so let's not consider that it is inclusive. Let's consider it as it's exclusive. So now what happens, यहाँ पे आपने 70,000 का तो गुड्स परचेज किया, तो परचेज के टाइम आप क्या पे करेंगे? इनपुट टैक्स। और आपने सेल कितने का किया है? सिर्फ 35,000 रुपीज़ का। यहाँ पर ये मत सोचे कि यहाँ पर लॉस हुआ है, यहाँ पर ये है कि आपने 70,000 का परचेज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनल प्रोडक्ट में। अभी कुछ प्रोडक्ट बिका है, कुछ प्रोडक्ट अभी नहीं बेचा है, बाद में बेच सकते हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, 35,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट को इन्होंने बेच दिया है। तो फर्स्ट, व्हेनेवर यू राइट टू सॉल्व द ITC, you always have to write output tax. The output tax is 35,000 rupees. Now again I'll tell you, 35,000 rupees is not the output tax. वो वैल्यू पर जितना अमाउंट, जितना परसेंटेज का टैक्स अप्लाई होता है वो होगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक प्रोडक्ट AC है तो उसके ऊपर 28% है,
या फिर कोई शुगर है तो उसके पर 5% है। ये से अलग अलग प्रोडक्ट पे जीएसटी में अलग अलग टैक्स रेट्स है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे अगर आप एक वीडियो बनाना है तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कितने कितने परसेंटेजेस है जीएसटी में और कौन से प्रोडक्ट पे कौन से जीएसटी रेट्स अप्लीकेबल हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो बने तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि 35,000 रुपीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी था या फिर जो गुड्स था उसके ऊपर 18% टैक्स है। जस्ट ये अजम्पशन बेसिस पे मैंने लिया है। तो यहाँ पर 18% टैक्स है। तो ये भी हम कंसिडर करते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रा है मतलब सी और एच जीएसटी अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर अगर ये आप सॉल्व कर दे तो यहाँ पर आपको 3,150 और 3,150 रुपीज़ क्या आ जाएगा, टैक्स रेट आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, लेस आईटीसी, परचेज पर ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वेन एवर यू परचेज यू पे इनपुट टैक्स, हेंस यू आर अप्लीकेबल फॉर क्लाइमिंग आईटीसी। आईटीसी क्लेम करने के लिए भी कुछ कंडीशंस है, कुछ चीज़ों में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप इसके लिए भी एक वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 70,000 पे 18 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे मैंने 100 ले लिया है। अभी मैं वापस बोल देती हूँ क्योंकि पिछले प्रॉब्लम ने हमने इंक्लूसिव किया था तो इसलिए 118 था। यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं लिखा गया है इसलिए हम 100 ले रहे हैं। तो अगर 100 करेंगे तो 12,600 आएगा डिवाइडेड बाई 2। वेन एवर इट इज़ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन वॉट एवर द टैक्स इज कलेक्टेड इक्वली डिवाइडेड इंटू स्टेट एंड सेंट्रल। तो 6,300 6,300। नाउ नेट टैक्स पेएबल आई हैव रिटन हियर नील। मतलब क्यों लिखा है मैंने ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको आउटपुट टैक्स पे करना है वो तो सिर्फ 3,150 है, पर जो आपका इनपुट टैक्स है वो ही 6,300 है। दैट मीन्स योर इनपुट इज मोर दैन योर आउटपुट, देन यू नो नीड टू पे टैक्स। मतलब नेट टैक्स पेएबल इस महीने का आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। फॉर दिस मंथ और फॉर दिस क्वार्टर वॉट एवर यू हैव सेलेक्टेड वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। Now what will happen to the rest of the money? The rest of the money, excess credit, will be carry forwarded in ECL, which I've already said that in the first slide. ECL means electronic credit ledger. So this rest of the balance 3,150, this you can use it in the next month or next quarter. You can use it. It will be showing in your balance will be shown that आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 3,150 रुपीज़ का भी सेंट्रल और 3,150 रुपीज़ का स्टेट में आपको बैलेंस है करके वो दिखाता रहेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में जितना भी आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस होता है वो बैलेंस दिखाता है ना, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपके जो टैक्स पेयर है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो भी बैलेंस है वो दिखाता है। अगर आप इस महीने इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है, यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इस महीने नहीं तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नेक्स्ट मंथ में ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। आई होप आपको ये आईटीसी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक पे रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, आई विल क्लैरिफाई दिस।